कसूर भाग 12। एक हफ्ते बाद भी सार्थक वापस नहीं आया था तो दादी अब परेशान हो गई। सार्थक कभी इतने दिनों तक घर से दूर नहीं रहा और न ही दादी से। सार्थक दादी का फोन भी नहीं उठा रहा था, जिस वजह से दादी उससे गुस्सा भी थी। अंजू दादी को ऐसे परेशान नहीं देख पा रही थी, पर ऐसे में वो क्या करे उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था। फाइनली तुम वापस आ गई। साहिल ने मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां रिया खड़ी थी और साथ में साहिल की माँ भी। आओ बेटा, साहिल अपने किए के लिए सच में शर्मिंदा है, वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम बस उसे माफ कर दो मेरे खातिर, साहिल की माँ ने नम आंखों के साथ कहा। ठीक है आंटी, मैं यहाँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। अगर साहिल ने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं वापस चली जाऊंगी, फिर आपके कहने पर भी मैं वापस नहीं आऊंगी, रिया ने कहा। अब तक उसने साहिल की तरफ एक नज़र भी नहीं देखा था। वहीं साहिल की नज़रें रिया पर ही थी। तुम जाओ आराम करो, दिन के टाइम पर मैं तुम्हें बुला लूंगी, साहिल की माँ ने कहा तो रिया हाँ में सिर हिलाती हुई वहां से चली गई। रिया के जाने के बाद साहिल अपनी माँ के गले लगकर बोला, लव यू मॉम। आपने उसे वापस घर बुला ही लिया, अब इसे बताऊंगा साहिल खुराना को ठुकराने का अंजाम क्या होता है। साहिल ने अपनी आंखों में गुस्सा भरते हुए कहा। साहिल देखो, तुम अभी ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे समझे, वरना ये लड़की फिर भाग जाएगी, फिर अब की बार इसे वापस लाना भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। कितनी मुश्किल से तो अभी मानी है, मैंने क्या क्या कहकर उसे मनाया है, कितनी कस्में दी, तब जाकर मानी है ये, साहिल की माँ ने साहिल को समझाते हुए कहा। अब वो नहीं भागेगी, आखिर इतना कुछ कर रखा है मैंने उसके लिए, वो कैसे जा सकती है मॉम, कहकर साहिल ने एक डेविल स्माइल दी तो उसकी मॉम भी मुस्कुरा दी। ठीक है, पर अब मैं बीच में नहीं आऊंगी, तुम सोच सकते हो कि मैं घर पर हूँ ही नहीं। मॉम इतना कहकर अपने रूम में चली गई। उनके जाते ही साहिल भी घर से बाहर चला गया। दिन के बाद अंजू ने दादी को सुला दिया और रूम में आ गई। दादी काफी मुश्किल से सोई थी, उन्हें अभी भी सार्थक की चिंता थी। जैसे तैसे अंजू भी गहरी नींद में सो गई। रात के करीब 12 बजे अचानक अंजू की नींद खुली। रूम में अंधेरा था और अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी। अंजू एकदम से बेड से उठी और झट से साइड लैंप जला दिया। लाइट के जलते ही अंजू की नज़र कबर्ड के पास खड़े शख्स पर पड़ी। सार्थक भी तभी पलटा। तुम इतनी रात में लाइट भी तो ऑन कर सकते थे ना, अंजू ने उसे घूरते हुए कहा। मेरी मर्जी, मैंने लाइट ऑन नहीं किया क्योंकि कुछ टाइम से बिजली का बिल बहुत आ रहा है, अब शायद कम आए, सार्थक ने भी छीड़कर कहा और बिना कपड़े लिए ही उसने कबर्ड बंद कर दिया और चेंजिंग रूम से होते हुए बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद सार्थक बाथरूम से बाहर आया तो अंजू ने उसकी तरफ अपनी निगाहें उठाई। सार्थक ने ब्लू हाफ टी शर्ट के साथ ब्राउन शॉर्ट्स पहने हुए थे, उस पर उसके भीगे भीगे से काले बाल। वो इस वक्त काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। जब सार्थक ने अंजू की तरफ देखा तो अंजू ने फौरन अपनी नजरें उस पर से हटा ली। सार्थक अपनी जगह पर आकर लेट गया और हाथ बढ़ाकर उसने टेबल लैंप बंद कर दिया। अंजू भी खुद में सिमट सी गई। वो अब सार्थक को कुछ कह ही नहीं पाई, बल्कि उससे दूरी बनाकर चुपचाप लेट गई, जो साफ तौर से सार्थक ने भी महसूस किया और मुस्कुराकर उसने अपनी आंखें मूंद ली थी। कितने वक्त बाद आज उसे सुकून मिला था। दिन के बाद साहिल और रिया साथ ही रूम में आए। रूम में आते ही रिया ने साहिल की तरफ देखते हुए उसे वार्न किया, फिलहाल मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर रिया ने बेड के बीच पिलो रख दिया। ये साइड तुम्हारी है, कहकर रिया अपनी साइड चली गई। पर तभी साहिल ने सारे पिलो फर्श पर फेंकते हुए कहा, इनकी कोई जरूरत नहीं है और तुम, कहते हुए साहिल ने रिया को अपनी बाहों में भर लिया। बहुत मिस किया मैंने इस खुशबू को, सच में, साहिल ने रिया की गर्दन को सूंघते हुए कहा और उसे चूम लिया। दूर रहो मुझसे, तुम बिना मेरी मर्जी के मुझे हाथ नहीं लगा सकते समझे, रिया ने साहिल को घूरते हुए कहा। साहिल उसे देखकर हंस पड़ा।
रिया ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा। अब उसे अपने इस फैसले पर अफसोस हो रहा था। उसे यहाँ आना ही नहीं था। साहिल ने वापस रिया को अपने करीब खींच लिया। अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं वापस घर चली जाऊंगी और तुम कर केस भी कर दूंगी। खुद को नॉर्मल कर रिया गुस्से से साहिल को घूरते हुए बोली। जैसी तुम्हारी मर्जी जान। इतना कहकर साहिल ने रिया को अपने और करीब किया और उसे फोर्सफुली किस करने लगा। रात में सोते हुए अंजू कब सार्थक के करीब आ गई उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि वो बेहद गहरी नींद में थी। तो वहीं उसकी इस हरकत की वजह से सार्थक की नींद खुल चुकी थी। एक गहरी सांस के साथ सार्थक ने अपने सीने पर रखे हाथ को देखने की नाकाम सी कोशिश की। फिर उसने अपने साइड का लैंप जला दिया। लैंप की मध्यम सी रोशनी में अंजू का मासूम सा चेहरा सार्थक की आंखों के सामने था। सार्थक के सीने पर हाथ रखे अंजू बेफिक्री से सो रही थी, पर उसकी इस बेफिक्री ने फिलहाल के लिए सार्थक की नींद उड़ा दी थी। वो एकटक बस अंजू को ही देखे जा रहा था। उसका बस चलता तो वो इस पल को कहीं कैद करके रख लेता, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए वो इस पल को जी रहा था। चाह कर भी उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। अब शायद वो सोना ही नहीं चाहता था। टू बी कंटिन्यू।